नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित पावर ट्रांसफार्मर तथा उसके भाग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे तथा पावर ट्रांसफार्मर के प्रत्येक भाग पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है। देखिए, इसके परिभाषा में दो तीन बहुत ही ध्यान देने वाले बिंदु हैं। सबसे पहले एक स्थिर विद्युत यंत्र है, अर्थात ट्रांसफार्मर के अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले उसमें एक कोर होता है। कोर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला या मूविंग पार्ट नहीं है। इसीलिए जब भी हम ट्रांसफार्मर को परिभाषित करते हैं तो उसमें एक स्थिर विद्युत यंत्र कहते हैं जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है। वोल्टेज को बढ़ाने या वोल्टेज को घटाने के लिए हम प्रायः ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। चलिए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कुछ। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने 1831 में किया, अर्थात ट्रांसफार्मर का आविष्कार बहुत ही पहले हो गया था। ट्रांसफार्मर का उपयोग सर्किट में वोल्टेज लेवल को स्टेप अर्थात बढ़ाने या वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन अर्थात घटाने के लिए किया जाता है। अभी हम इसके बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली योग्य बात है। ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि कितना इनपुट दे रहे हैं और इस इनपुट से हम कितना आउटपुट ले रहे हैं, इसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर हमारा एक स्थिर यंत्र है। बाकी अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें जिसमें हमारे डीसी जनरेटर, मोटर, सिंक्रोनस और इंडक्शन है, तो हम देखते क्या है, ये जितने भी अगर हम इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्रायः पाएंगे कि इनमें हमेशा रोटेटिंग यानी घूमने वाले पार्ट्स हैं। बट ट्रांसफार्मर में हमारा कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें जो लॉसेस होते हैं वो प्रायः सबसे कम होते हैं। इसीलिए इसकी दक्षता अप्रोक्स 94 या 94% होती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। तथा दूसरा पॉइंट है, इसकी रेटिंग हमेशा केवीए में की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 20 केवीए, 5 केवीए, 10, तो अगर हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग देनी होगी तो उसे हम हमेशा केवीए में देंगे। 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 50 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो याद रखने वाला पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर को हमेशा हम केवीए से प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले उसके हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का ये हमारा प्रायः कोर कहलाता है। ये है हमारा कोर। इस कोर पे हम अपनी वाइंडिंग्स की लपेट करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास दो वाइंडिंग है, इसे हम प्रायः प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को परिभाषित करें तो हम देखेंगे कि जिस वाइंडिंग पर हम अपनी सप्लाई देते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग से हम आउटपुट या लोड पे वोल्टेज या करंट लेते हैं उसे हम अपना सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। देखिए अब काम कैसे करता है ट्रांसफार्मर, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपने एसी वोल्टेज को, ध्यान देने वाली बात है, एसी वोल्टेज को प्राइमरी साइड पे लगाते हैं। तो अब मान लीजिए ये है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मैंने आपको पहले बताया था। स्टेप अप हमारा क्या करता है, हमारे वोल्टेज को बढ़ाता है। तो देखते हैं काम कैसे करता है। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, हम प्रायः प्राइमरी वाइंडिंग पे अपनी सप्लाई देते हैं। जैसे ही हमने सप्लाई दी तो वोल्टेज लगाया तो उस वोल्टेज से हमारा करंट फ्लो होने लगा। ये करंट हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पे फ्लो हो रहा है, तो प्रायः इसे हम प्राइमरी करंट के नाम से परिभाषित करते हैं, आईपी। ये प्राइमरी करंट हमारा इस वाइंडिंग पे गया।
हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जब किसी भी तार पे करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, हमारा फ्लक्स बनने लगा। वो फ्लक्स प्राइमरी से निकलकर इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी तक जाता है। देखिए डायग्राम में दिखा भी रहे हैं हम, ये देखिए फ्लक्स हमारा प्राइमरी से निकलते हुए इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी तक गया। तो जैसे ही ये फ्लक्स सेकेंडरी पर पहुंचा, हमने एक दूसरा नियम पढ़ रखा है कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ बनेगा, फैराडे लॉ। तो हम देख क्या रहे हैं, ये फ्लक्स जैसे ही सेकेंडरी पे पहुंचा, ये फ्लक्स हमारा कट होने लगा। तो जैसे ही E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, उससे हमारा ईएमएफ डेवलप हुआ। तो जैसे ही फ्लक्स कटा, हमारे इस सेकेंडरी वोल्टेज, इस सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे ईएमएफ डेवलप हो गया। तो देखिए अब वोल्टेज आ गया इस वाइंडिंग पर, और उस वोल्टेज की वजह से हमारे सेकेंडरी पर आईएस यानी सेकेंडरी करंट डेवलप हो गया। वो सेकेंडरी करंट हमारे सेकेंडरी सर्किट यानी जो भी हमने लोड लगाया है उस तक पहुंच गया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इंडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। तो हम समझते हैं इंडक्शन के बारे में। देखिए इंडक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा देखते हैं। मान लीजिए एक क्लास में कई बच्चे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हर बच्चा पढ़ाई में बराबर से इंटेलिजेंट हो, तो एक बच्चा बहुत कमजोर है और एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। टीचर बार बार उसे समझा रहा, बेटा कमजोर बच्चे को बेटा पढ़ाई करो, बट वो पढ़ नहीं रहा। अचानक क्या हुआ, उसने अच्छे बच्चे को देखकर पढ़ने का मन बनाया। ठीक है, अच्छे बच्चे को देखकर इस खराब बच्चे ने पढ़ने का मन बनाया। तो हमने देखा क्या कि इस अच्छे बच्चे से प्रेरणा लेकर इस खराब बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आने लगे। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अर्थात इस बच्चे, खराब बच्चे को बिना डांटे, बिना मारे, बिना कुछ किए बगैर इसने इस अच्छे बच्चे से प्रेरणा लेकर अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट किया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इस सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमने कोई भी वोल्टेज या कोई भी करंट नहीं लगाया। हमने वोल्टेज किस पे लगाया, अपने इस प्राइमरी वाइंडिंग पर म्यूचुअल इंडक्शन यानी एक प्रेरण द्वारा हमें वोल्टेज किस पे मिल गया, सेकेंडरी वाइंडिंग पर। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने लगाया वोल्टेज प्राइमरी पर, हमारा करंट डेवलप हुआ प्राइमरी पर, हमारा फ्लक्स डेवलप हुआ प्राइमरी पर हमें वोल्टेज किस पे मिला, सेकेंडरी पर। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा हमारी सेकेंडरी पर वोल्टेज डेवलप हुआ, उस वोल्टेज से हमारा सेकेंडरी करंट फ्लो होने लगा। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन मैंने बता दिया। दूसरा होता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन खुद ही पर अगर कुछ चेंज होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर फ्लक्स कट कर इस प्राइमरी वाइंडिंग पर ही ईएमएफ डेवलप हो जाए तो उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें, अगर बच्चा खुद से ही ये मन बना ले कि अब मुझे पढ़ना है, किसी दूसरे से प्रेरणा ना ले, तो वो उसका सेल्फ इंडक्शन की उसमें परिभाषित किया जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो आप एक सिंपल से वर्ड में बता सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए अब ट्रांसफार्मर का चिन्ह, ट्रांसफार्मर का प्रायः ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो पहले साइड है वो प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसके कोर को परिभाषित करती है, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये अगर हम इस साइड से देखें तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, लेकिन अगर हम इसे इस साइड से देखें, यानी अगर इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर तुरंत ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए अब ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है। दूसरा है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी वो ट्रांसफार्मर जो हमारे वोल्टेज लेवल को
घटाते हैं। तो देखिए हम कंस्ट्रक्शन वाइज देखते हैं कि हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन वाइज अंतर क्या है। तो देखिए हमने अभी पहले ही पढ़ा था, ये हमारा है कोर। अगर कोई कोर की परिभाषा हमसे पूछता है तो हम बताएंगे कि वो कोर हमें हमारे फ्लक्स को बहने का पथ प्रदान करता है। अगर ये हमारे पास कोर ना हो तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इधर उधर भागने लगेगा, जिससे कारण से कम फ्लक्स सेकेंडरी पर पहुंचेगा। जितना कम फ्लक्स सेकेंडरी पे पहुंचेगा उतना ही कम वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिलेगा। तो देखिए हम करते क्या है, हमने अपने कोर पर इधर प्राइमरी वाइंडिंग लपेट दी और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट दी। पहले हम अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमने देखा क्या, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट अधिक है। यानी अगर इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम एनपी मान लें, यानी इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के जो एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग है वो है 6। अब सेकेंडरी वाइंडिंग की देखिए बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने क्या देखा कि हमारे पास एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। हमने क्या देखा, एनएस हमारे पास 16 है, तो यानी एनपी से ज्यादा हमारे पास एनएस है। अब इसके हम कार सिद्धांत को एक बार फिर से इस पे देखते हैं। हमने क्या करा, प्राइमरी वाइंडिंग पर वोल्टेज लगाई, तो जैसे ही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पे वोल्टेज लगाई, हमारा आईपी यानी प्राइमरी करंट इस प्राइमरी सर्किट पे बहने लगा। वो प्राइमरी करंट हमारा इस वाइंडिंग्स के द्वारा होते हुए पूरी प्राइमरी वाइंडिंग पे फैल गया। तो हमने देखा क्या, जैसे ही हमारे प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट आया, हमारा एक फ्लक्स डेवलप हो गया प्राइमरी वाइंडिंग के अप्रॉक्स, जिसे हम फाई पी कहते हैं। ये फ्लक्स इस कोर के होते हुए, देखिए डायग्राम द्वारा दिखाया जा रहा है, इस सेकेंडरी पर पहुंचा। अब क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी अधिक है, तो होगा क्या, फ्लक्स अधिक को काटने के लिए अधिक वाइंडिंग्स मिलेंगी। तो हमारा एक परिभाषा है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी माइनस एन। तो अर्थात जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे उतना ही हमारा ईएमएफ वोल्टेज अधिक होगा। तो हम देख क्या रहे हैं, यहां हमारे पास टर्न्स अधिक है तो फ्लक्स को काटने के लिए अधिक वाइंडिंग्स मिल रही हैं, इसलिए हमारा जो ये सेकेंडरी पे वोल्टेज डेवलप होगा वो काफी अधिक होगा। अब इसी तरह की हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। हम यहां क्या देख रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने क्या देखा, जो हमारी प्राइमरी टर्न्स है वो अधिक है। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो NP इज ऑलवेज ग्रेटर देन NS। ये किसकी बात है, ये हमारे है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो देख क्या रहे हैं, हमने क्या किया, हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट लगाया, वोल्टेज लगाया, उस प्राइमरी से हमारे पास करंट आया IP, इस करंट से हमारे पास फ्लक्स डेवलप हुआ, वो फ्लक्स इस कोर के माध्यम से हमारी सेकेंडरी तक पहुंचा। पर हमारे पास सेकेंडरी में क्या है, वाइंडिंग्स कम है, यानी हमारे फ्लक्स को कटने के लिए कम वाइंडिंग्स मिली। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी द्वारा हमारे पास फ्लक्स को कटने के लिए कम वाइंडिंग है, इससे जो हमारा ईएमएफ डेवलप होगा वो कम होगा। तो हमने पढ़ा क्या, याद रखने वाली बात है कि हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसमें हमारी प्राइमरी टर्न्स कम होंगी, सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा होंगी। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स के अपेक्षा अधिक होंगी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। देखिए लाइट जनरेशन, लाइट बनने से हमारे घर तक पहुंचने में प्रायः 3 स्टेप से होकर गुजरती है। सबसे पहले होता है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जहां हम अपनी लाइट को बनाते हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में मेनली 3 उससे हम बनाते हैं। एक होता है कोयले को जलाकर, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। एक होता है पानी से, जिसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। और तीसरा सबसे अच्छा न्यूक्लियर, यानी हमारी
न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा हम अपनी लाइट को जनरेट करते हैं। देखिए थर्मल के लिए एनटीपीसी, पूरा एनटीपीसी अपना काम देखता है। हाइड्रो के लिए एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ, और जो तीसरा है हमारा न्यूक्लियर, उसके लिए एनपीसीआईएल। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, हमने अपनी जनरेटिंग स्टेशन द्वारा लाइट को जनरेट किया। लाइट जो हम जनरेशन करते हैं वो प्रायः 11 केवी यानी कम वोल्टेज में जनरेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए एनटीपीसी ऊंचा हार में हमने लाइट जनरेट करी, उस लाइट को जनरेट करने के बाद हमें कानपुर तक लेकर आना है। तो क्या करेंगे, अगर हम 11 केवी यानी कम वोल्टेज को वहां से यहां तक लाएंगे तो लाइन लॉस हमारा इतना अधिक होता है कि रास्ते में ही वो जितना हम वोल्टेज लेके आ रहे हैं वो कानपुर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम रह जाएगा। और इससे कम वोल्टेज को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा लॉसेस भी अधिक होंगे। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें अपने इस 11 केवी को अगर हम इसको बढ़ा दें, यानी बढ़ाकर हम इस 11 केवी को 765 केवी या 500 केवी या 230 केवी तक ले जाए, यानी किलो वोल्ट तक ले जाए, तो हम देखेंगे क्या कि हमारा ट्रांसमिशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो सेकंड प्रोसेस आता है वो ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, प्रायः स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या किया हमने, 11 केवी को 765 केवी तक या जितना भी हम बढ़ाना चाहें उस तक हमने अपना स्टेप वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करा। फिर देखिए हमने अपना इस वोल्टेज बढ़ाकर इन तारों द्वारा स्टेप अप कर इन तारों द्वारा ट्रांसमिशन कर दिया। अब बात आती है तीसरे उसकी। तो तीसरे में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो वो, अब मान लीजिए कानपुर तक हमारी लाइट तारों द्वारा ऊंचा हार से पहुंच गई, तो अब हमारा प्रोसेस क्या आएगा, इस लाइट को अलग अलग बांटना। तो तीसरा क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए 765 केवी मान लीजिए हम लाइट कानपुर तक लाए, तो अगर हम 765 केवी लाइन लॉसेस हटा दें तो 765 केवी अगर हम घरों तक ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो आई थिंक हमारे घरों का तो बल्ब और पंखे सब चलेंगे नहीं, पहले ही डैमेज हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इस 765 केवी को नीचे करना पड़ता है, यानी स्टेप डाउन करना पड़ता है। इसके लिए हम बड़े बड़े सब स्टेशंस बनाते हैं। इन सब स्टेशंस में हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखते हैं। अब हमने क्या किया, इस 765 केवी को 11 केवी या जितना भी हमारा डिमांड है उस पे हमने स्टेप डाउन किया और उसे आगे भेज दिया। सबसे पहले मान लीजिए देखिए 11 केवी हमने 765 को 11 दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हमने सप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब मान लीजिए हमारे घर पे आपको पता होगा 240 या 230 वोल्ट आता है। हमने क्या किया, उस 11 केवी को फिर से एक हमारे मोहल्ले के बाहर या हमारे एरिया के बाहर जो छोटे छोटे फीडर रखे बने होते हैं उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखते हैं। फिर क्या किया, उस 11 केवी को हमने और कम किया, 220 या 230 केवी वोल्ट किया। उस 220 या 230 वोल्ट को हम अपने घर तक लाए। इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो अब देखिए पावर ट्रांसफार्मर मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जनरेटिंग स्टेशन जहां बिजली बनाई जाती है वहां से वोल्टेज को बढ़ाकर, देखिए ये हमने अभी देखा ये जनरेटिंग स्टेशन के बाद, तथा जहां बिजली का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वहां वोल्टेज को घटाने में उपयोग में लाए जाने वाले बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ही पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यानी जो बिजली के बनाने से बिजली को हमारे घर तक पहुंचाने में जिन जिन बड़े बड़े ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है उन्हें ही प्रायः हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिए पावर ट्रांसफार्मर के भिन्न भिन्न प्रकार या भाग हैं, उनके बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा मेटेलिक कोर, फिर है हमारी वाइंडिंग्स, तीसरे नंबर पे बुशिंग एंड टर्मिनल, चौथे पे ट्रांसफार्मर टैंक, फिर ट्रांसफार्मर ऑयल, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, बखोज रिले, उसके बाद हमारा कूलिंग सिस्टम। देखिए ये हमारा पूरा एक पावर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। देखिए प्रायः हम देख रहे हैं ये हमारी वाइंडिंग्स है, प्राइमरी वाइंडिंग जहां पे हम सप्लाई देंगे, यही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, ये हमारी बुशिंग्स हैं, ये हमारा कंजर्वेटर है, ये हमारा टैंक है। देखिए होता क्या है,
अभी मैंने आपको बताया पावर ट्रांसफार्मर प्रायः बहुत ही हाई वोल्टेज पे काम करता है। मान लीजिए 11 केवी भी कम वोल्टेज नहीं होता, 11 केवी को हम 765 पे चेंज कर रहे हैं, तो आप देखिए कि बहुत हाई लेवल का वोल्टेज है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अब हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जब भी किसी भी वाइंडिंग पे करंट फ्लो होगा, वो वाइंडिंग हमारी गर्म होगी। तो हम घर पे प्रायः ये बात देखते हैं कि अगर हम 230 या 240 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं और उससे करंट फ्लो हो रहा, तो वो तार हमारा गर्म होता है। तो जब हमारा 230-240 पे तार गर्म हो रहा, तो आप सोचिए जब हम बात करते हैं 11 केवी या 765 केवी की, तो हमारी वाइंडिंग्स कितनी अधिक गर्म होती होंगी। तो उसके लिए हमें काफी हद तक सुरक्षा प्रणाली का यूज करना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर में भिन्न भिन्न भाग हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर को जलने या हीट लॉस को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में। हमने पहले भी देखा कोर हमारा ट्रांसफार्मर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि ये हमारे फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचाता है। अगर हमारा कोर खराब होगा तो प्रायः फ्लक्स हमारा उस कोर में ही खराब हो जाएगा, जिससे कारण वो फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें अच्छा कोर का इस्तेमाल यानी सिलिकॉन स्टील से बने कोर का ही उपयोग करना चाहिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर का कोर होता क्या है? ट्रांसफार्मर के जिस हिस्से में वाइंडिंग की जाती है उसे हम कोर कहते हैं। तो अब संरचना के आधार पर देखें तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। सबसे पहले आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें हम क्या होता है, ये संरचना के आधार पर हमने परिभाषित किया है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखिए एक अगर हम इसे इजीली मतलब समझने की कोशिश करें तो जहां हमारी सिंगल विंडो होगी उसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे। सेल टाइप में देखेंगे हमारे पास दो विंडो दिखेंगी। तो याद रखने के लिए हमने क्या देखा, जहां हमें सिंगल विंडो दिख रही है, एक विंडो, वो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए इसे हम एल एल लैमिनेशंस भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रायः ये एल शेप में है तथा इसका दूसरा भाग भी एल शेप में है। तो इसे जब हम दोनों को मिला देंगे, इसमें हम अपनी एक वाइंडिंग दे देंगे और इसी भाग पे हम अपनी दूसरी वाइंडिंग दे देंगे, तो ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये देखिए दूसरा है हमारा यू आई लैमिनेशंस। देखिए सबसे पहले ये हमारा यू शेप में है और ये हमारा आई शेप में है। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ये देखिए इधर इधर हमने वाइंडिंग की लपेट लगा दी, प्राइमरी वाइंडिंग, इधर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब बात करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर की। सेल टाइप ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया है, याद करने का तरीका क्या है, जहां हमें प्रायः दो विंडो दिखेंगी यानी एक विंडो दो विंडो, उसे हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं ई आई लैमिनेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर दो विंडो, एक ई और एक ये आई। जब ई आई को हम आपस में मिला देंगे तो हम क्या करेंगे, इस पे हमने अपनी प्राइमरी वाइंडिंग लपेट दी और इस पे हमने अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट दी, और वही फ्लक्स का माध्यम वही है, इस कोर के माध्यम से होकर हमारा फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंच जाएगा। दूसरा है हमारा ई लैमिनेशन। देखिए आप ये ई शेप में है और इधर जो हमारी दूसरी है वो भी ई शेप में है। इन्हें भी हम आपस में जब जोड़ देंगे तो हमारा एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर का निर्माण हो जाएगा। हमने अपनी प्राइमरी वाइंडिंग इसमें दी और सेकेंडरी वाइंडिंग इस पे दे दी। देखिए एक ध्यान देने वाली बात यह है, मैं बार बार प्राइमरी और सेकेंडरी बता रहा हूं, ये निश्चित नहीं है कि प्राइमरी आप इधर ही दें। प्राइमरी की परिभाषा क्या होती है, जिसपे आप सप्लाई देते हैं उस वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। वो वाइंडिंग इधर भी हो सकती है या वो वाइंडिंग इधर भी हो सकती है, और जिसपे हम लोड लगाते हैं यानी जिससे हम आउटपुट लेते हैं वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। देखिए तो हमने यहां पढ़ा कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। याद रखने वाली चीज याद रखना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमेशा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है, जबकि जो हमारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें हम लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अगला आ जाए, अगला टॉपिक है इसी पे वाइंडिंग कोर पे ही चलते हैं। हर एक कोर की मोटाई लगभग 0.5 mm की होती है। देखिए इसका कारण क्या है, हम एक मोटे कोर को ना लेके हम कोर को छोटे छोटे पीसेस में पहले जो होते हैं उन्हें हम आपस में जोड़ देते हैं। इससे कारण क्या है, इससे हमारे लॉसेस काफी हद तक कम हो जाता है। अब देखिए आप क्या करें, आप एक मोटे से
आयरन पीस को गर्म करें और वहीं आप दूसरे आयरन पीस को छोटे छोटे भागों में तोड़कर आपस में जोड़ दें, फिर उसे गर्म करें। हम देखेंगे क्या, जो हमारा एक कंप्लीट आयरन का भाग है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारा छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है वो आयरन का कोर धीरे धीरे गर्म होगा। इसलिए हम प्रायः क्या करते हैं, आयरन जो भी सिलिकॉन स्टील जो भी कोर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसे हम एक पीस में ना लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, और जिसकी मोटाई लगभग 0.5 mm होती है। हर एक कोर फुल लैमिनेटेड होता है ताकि एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर को लैमिनेशन क्यों किया जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को लैमिनेट करते हैं। पहले हम क्या अपनी मार्कशीट्स या अपनी बुक को लैमिनेट करवाते थे, अर्थात लैमिनेशन का मतलब है उस पे एक ऐसी परत लगा दे जिससे हमारा फ्लक्स बाहर ना जा सके। हम अभी आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, कि एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होते हैं। बट अभी जो ध्यान देने वाली, जो याद रखने वाली बात है, अगर हम एडी करंट लॉसेस को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट कर देना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, वाइंडिंग। जैसे हमारे लिए कोर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार प्रायः वाइंडिंग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलने का काम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ही होता है। मैंने आपको बताया अभी, प्राइमरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग्स है जिसमें हम अपनी सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग्स प्रायः वो वाइंडिंग्स है जिसपे हम अपने आउटपुट या अपने लोड को लगाते हैं। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, पहली प्राइमरी वाइंडिंग तथा दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो या 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए, अब अगर हम फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारे पास फिर से दो टाइप के ट्रांसफार्मर आ गए। सबसे पहले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जहां सिर्फ हमारा एक सिंगल फेज और एक न्यूट्रल आता है, और दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर में 4 वाइंडिंग्स होती हैं, 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो काम चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, काम इसका वही होता है कि हम अपने ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को बढ़ाएं या घटाएं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा जाता है उस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जिस वाइंडिंग पे हमारा सप्लाई वोल्टेज जुड़ेगा वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी, और जिस पे हम अपने लोड को लगाएंगे वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। तो कोर, जिस तरह हमारे ट्रांसफार्मर के लिए कोर जरूरत है, उसी हिसाब से हमारी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसका मैंने डायग्राम आपको पहले ही समझा दिया था जब हमने स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। अगले हैं टर्मिनल्स और बुशिंग्स। ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जहां कनेक्शन किया जाता है, या चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग की साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, उसके ऊपर कुछ टर्मिनल्स निकले होते हैं। उन टर्मिनल्स को प्रायः हम टर्मिनल या बुशिंग्स कहते हैं। देखिए, अब हमने क्या देखा, ये हमारा, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा टैंक है ट्रांसफार्मर का पूरा। उस टैंक के अंदर ये हमारा कोर है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस कोर में देखिए ये हमने अपनी वाइंडिंग्स कर रखी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम तार लाएं सीधे वाइंडिंग्स पे जोड़ दें, तो हम क्या करते हैं, उस वाइंडिंग्स को प्रायः बुशिंग्स या टर्मिनल के द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए, ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा बड़ा सा टर्मिनल है इसे हम HV यानी हाई वोल्टेज कंडेंसर बुशिंग कहते हैं, और जो हमारा छोटा टर्मिनल है इसे हम LV यानी लो वोल्टेज प्रोक्लेन इंसुलेटर बुशिंग्स या टर्मिनल्स कहते हैं। अर्थात टर्मिनल्स एंड बुशिंग का उपयोग क्या हुआ, हमारी वाइंडिंग्स को जोड़ना, सप्लाई से जोड़ना, उसे हम बुशिंग या टर्मिनल्स द्वारा प्रायः करते हैं। देखिए, ये ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग से जुड़े होते हैं और इन्हीं के जरिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज दी जाती है और लोड वोल्टेज भी लिया जाता है। देखिए, एक इस डायग्राम द्वारा मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं। ये ट्रांसफार्मर का पूरा पार्ट दिख रहा है। ये देखिए, ये है क्या, ये हमारी वाइंडिंग्स है जो कोर के अंदर हमने अपनी वाइंडिंग्स कर रखी हैं। इन वाइंडिंग्स को हम देखिए इस HV बुशिंग
या एलवी बुशिंग के द्वारा आपस में जोड़ते हैं। यानी जो हमारा हाई वोल्टेज होगा वो हमारी एचवी बुशिंग से टर्मिनल में होगा, जो हमारा लो वोल्टेज यानी कम वोल्टेज की होगी वो हमारी एलवी बुशिंग्स या एलवी टर्मिनल्स कहलाते हैं। तो आपने पढ़ा क्या कोर के बारे में। कोर के बारे में पढ़ने के बाद हमने वाइंडिंग्स के बारे में देखा। वाइंडिंग्स में देखने के बाद हमने जो भी सप्लाई ली या जो भी आउटपुट लिया जा रहा है वो बुशिंग्स द्वारा हम अपनी वाइंडिंग्स को प्रदान कर रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर टैंक। अभी तक हमने जो भी देखा कि हमने कोर पढ़ा, कोर के बाद हमने वाइंडिंग्स पढ़ी, उन वाइंडिंग्स को हम किसके अंदर रखते हैं, अपने ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर सुरक्षित रखते हैं। ट्रांसफार्मर का जो हिस्सा हमें बाहर से देखने को मिलता है वो ट्रांसफार्मर टैंक ही होता है, जो भी हमें बाहर से देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये हमारी वाइंडिंग्स है, इसके अंदर वाइंडिंग्स है और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक एक खाली टैंक होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स रखी जाती हैं। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, कोई ऐसा ना हो कोई पेड़ टूटकर गिर गया तो अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर के ऊपर पेड़ गिरा तो हो सकता है कि उसकी वाइंडिंग्स डैमेज हो जाए। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे वाइंडिंग्स को सुरक्षा के लिए अपने टैंक के अंदर रख देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्या कि कई बार जब हमारे बहुत हाई वोल्टेज यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज यानी एमवीए के जब ट्रांसफार्मर की बात करें तो हम क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर ऑयल भर देते हैं जिससे हमारी वाइंडिंग्स गर्म रहे, ठीक है, सॉरी ठंडी रहे। आगे हम देखेंगे अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग जो मैं आपको बता रहा था इस्तेमाल की जाती है तो इस टैंक ट्रांसफार्मर ऑयल भी होता है ताकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा रखा जा सके। देखिए होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो हम प्रायः देखने को क्या पाएंगे, बहुत हाई वोल्टेज पे ये ट्रांसफार्मर डील कर रहा है। तो जब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बहुत अधिक होगा तो उसमें बहने वाला करंट भी बहुत अधिक होगा। तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वाइंडिंग्स पे करंट बहेगा तो वो वाइंडिंग्स गर्म होगी। तो होता क्या है कि इतना हाई करंट जब इन वाइंडिंग्स पे बहता है तो वाइंडिंग्स बहुत गर्म हो जाती हैं और वाइंडिंग्स जलने का खतरा रहता है। उसे बचाने के लिए हम तरह तरह की कूलिंग मेथड का उपयोग करेंगे, हम आगे देखेंगे अभी। तो एक जो कूलिंग मेथड होता है वो क्या होता है, इस टैंक के अंदर हम ऑयल भर दें। ऑयल क्या होता है, हमारा अच्छा कूलिंग एजेंट होता है जो हीट को आसानी से सोख लेता है। इससे होता क्या है, जो करंट की वजह से हमारी वाइंडिंग बहुत गर्म हो रही है अब इस ऑयल द्वारा ठंडी होती है। अब अगले बात जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऑयल के बारे में, अगला है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा होता है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में कुछ हीट लॉसेस होते हैं। देखिए वही मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं हाई वोल्टेज की तो उसी हिसाब से हमारा हाई वोल्टेज से क्या होगा, जो हमारा हीट लॉसेस जनरेट होगा वो भी बहुत अधिक होगा। इसे अभी हम देखेंगे कॉपर लॉस कहते हैं, जो वाइंडिंग्स में जो लॉस होता है इसे हम कॉपर लॉस भी कहते हैं। कूलिंग के अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग इंसुलेशन प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। देखिए ये क्या है, ये हमने आपको बताया था टैंक है। अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेटर के बारे में। तो कंजर्वेटर में क्या करते हैं, हम आधे लेवल तक अपना ऑयल भर देते हैं। मिनरल ऑयल होता है, गांव में प्रायः हमने देखा होगा और पाया भी है कि ये ऑयल काफी हद तक लोग चोरी भी करते हैं। अच्छा बहुत ही उपयोग में लाए जाने वाला मिनरल ऑयल है। तो होता क्या है, इससे हम अपने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को ठंडा रखने के लिए उपयोग करते हैं, ठंडा रखने के लिए और दूसरा इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाए तो हीट लॉसेस की वजह से कुछ ही समय बाद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये सब पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाए तो हम तुरंत लाएं और दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दें। तो होता क्या है, हम कोशिश ये करते हैं कि अधिक से अधिक ऐसी सुरक्षा युक्तियां लगाई जाएं जिससे हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स ना फूके, हमारा ट्रांसफार्मर काफी हद तक काम करता रहे। और कारण क्या है कि ये ट्रांसफार्मर कभी भी बंद नहीं होता। देखिए सप्लाई जनरेशन हमेशा होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन 24 घंटे चलता रहेगा। तो उस जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन परमानेंट चलता है तो हमारा ट्रांसफार्मर भी परमानेंट काम करता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ज्यादा जले ना, जल्दी फूके ना, उसके लिए प्रायः हमें डिफरेंट कूलिंग मेथड्स का उपयोग करना पड़ता है। तो उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेटर टैंक। अभी हमने देखा क्या, अभी हमने ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में पढ़ा, ऑयल के बारे में पढ़ा। अब ऑयल को रखा कहाँ जाता है, उस कंजर्वेटर टैंक में। कंजर्वेटर टैंक एक छोटा सा टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है। ये टैंक मुख्य ट्रांसफार्मर की एक पाइप से जुड़ा होता है। देखिए ये हमारा मेन टैंक है। इस टैंक से एक पाइप के द्वारा हम अपने कंजर्वेटर को जोड़ देते हैं। कंजर्वेटर टैंक को ऑयल से आधा भर दिया जाता है। होता क्या है, जब देखिए इस टैंक के अंदर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स, प्राइमरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, अब हीट लॉसेस अधिक हुआ, तो जब हीट लॉसेस अधिक होने से हमारी वाइंडिंग गर्म हुई, तो उस वाइंडिंग की गर्मी यहां पर इस टैंक द्वारा आते आते इस ऑयल पर आ जाती है। यहां हमारा ब्रीदर लगा होता है, अभी हम ब्रीदर के बारे में भी जानेंगे। तो होता क्या है, जब हीट अधिक हुआ तो वो हीट इस ट्रांसफार्मर ऑयल तक आई, तो इससे हुआ क्या, देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर ऑयल का एक हम मीटर भी लगा देते हैं, जिससे हम पता करते रहते हैं कि हमारे इसमें कितना ऑयल है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस हीट को अवशोषित कर लेता है, यानी उस हीट को सोख लेता है, जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग, प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग जो भी, जो गर्म हो रही थी, वो प्रायः ठंडी हो जाती है। तो इस कंजर्वेटर में जो ऑयल भरा होता है, वो ऑयल इस वाइंडिंग की हीट लॉस को परमानेंटली सोखता रहता है। जब कभी देखते हैं कि वाइंडिंग जब ज्यादा गर्म हो जाती है, तो ये ऑयल इस ब्रीदर द्वारा बाहर भी आ जाता है। लेकिन ये प्रायः बहुत कम देखने को मिलता है कि हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो भी हीट लॉसेस हैं वो हमारा ये ऑयल ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस कंजर्वेटर को कभी भी हम पूरी तरफ नहीं भरते। कारण क्या है, अगर हम पूरी तरह से ऑयल भर देंगे तो होता क्या है, जब ये ऑयल गर्म होता है तो इसमें हल्का सा उबाल आता है, ये फैलता है, ये ऊपर की तरफ उठता है। तो जैसे ये अगर ये पूरा भरा होगा और ये ऑयल ऊपर की तरफ उठेगा, तो हो सकता है हमारा कंजर्वेटर भी फट जाए। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल आधा ही भर देते हैं। अगला है हमारा ब्रीदर। देखिए ब्रीदर मैंने आपको अभी दिखाया था, कहां लगा होता है, इस कंजर्वेटर के साथ हमारा ब्रीदर लगा होता है। तो पहले मैं आपको इसका उपयोग बता देता हूं, क्या उपयोग है। देखिए ऑयल जो होता है वो मिनरल ऑयल का उपयोग हम करते हैं। तो जो हवा होती है हमारी, हवा लगातार इस ब्रीदर द्वारा अंदर जाती है। तो जो हमारी नेचुरल एयर है, जो हमारे वातावरण में पाई जाती है, उसमें नमी होती है। तो होता क्या है, जब उस ब्रीदर द्वारा हवा बार बार अंदर जाएगी और उसकी नमी हमारे तेल पर जाएगी, तो हमारा तेल खराब भी हो सकता है। उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। छोटे छोटे जेल्स के पार्ट डालते हैं। अब क्या हुआ, देखिए मैं इस डायग्राम द्वारा आपको समझाता हूं। यहां से हमारी हवा का इनटेक आया, ये हवा क्या है, नेचुरल एयर है। इस नेचुरल एयर मैंने आपको बताया है काफी हद तक मॉइस्चर होता है। वो हवा इस सिलिका जेल के माध्यम से होते हुए ऊपर गई। तो ये सिलिका जेल क्या करता है, हवा में जितना भी मॉइस्चर है, यानी हवा में जो भी मॉइस्चर है, वो ये सिलिका जेल उसे सोख लेता है। अब जो ऊपर इस ब्रीदर से ऊपर गया, वो क्या, वो शुष्क हवा गई, यानी उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो इससे होता क्या है, इससे जो हमारा ऑयल है वो पूर्णतः बचा रहता है। ठीक है। तो शुरुआत में देखिए, आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में जो ये सिलिका जेल है ये पिंक कलर का होता है, और जब जब ये लगातार एयर को अवशोषित करता रहता है, तो कुछ टाइम बाद, यानी कुछ टाइम बाद या काफी टाइम बाद इसका कलर पिंक हो जाता, ब्लू हो जाता है। तो जब हम देखते हैं, जब हमारा ब्लू कलर काफी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रीदर का सिलिका जेल चेंज कर देते हैं और नए छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ब्रीदर में हम सिलिका जेल डालकर रखते हैं ताकि ट्रांसफार्मर हवा अंदर ले सके, तो हवा के साथ किसी भी तरह की कोई नमी या धूल के कण ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफार्मर ऑयल खराब हो जाएगा और उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया ब्रीदर का काम क्या है। अगला टॉपिक है हमारा बकहोल्स रिले। बकहोल्स रिले एक तरह की सुरक्षा युति है जो हमारे ट्रांसफार्मर को फूकने से बचाती तो नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, ये एक अलार्म बजा देती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग अत्यधिक गर्म हो गई है, इसे बंद कर दें या इसे
इसकी सप्लाई ऑफ कर दें। तो देखिए बखोल्स रिले ट्रांसफार्मर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने आपको बताया ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर ये एक बार खराब होते हैं तो इन्हें बनाने में काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए हम भिन्न भिन्न सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर को प्रायः फूकने से बचाया जा सके। तो देखिए बखोल्स रिले, हाँ, ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगे होते हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था पीछे। देखिए ये आपका मेन टैंक, ये हमारा कंजर्वेटर था। इनके दोनों उपयोग के बारे में हमने पढ़ लिया। ये दोनों जिस चीज से कनेक्टेड थे मैंने आपको बताया था, एक पाइप के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। उस कनेक्टेड पाइप पे ही हम अपने बखोल्स रिले का उपयोग करते हैं। अब देखिए इस सर्किट द्वारा मैं आपको समझाता हूं बखोल्स रिले काम कैसे करता है। देखिए ये टैंक है, हमारे ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, ये हमारा कंजर्वेटर है। बखोल्स रिले में दो पॉइंट होते हैं, दो सर्किट्स होते हैं। पहला होता है ये ट्रिप सर्किट और दूसरा होता है हमारा अलार्म सर्किट। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल तेजी से कंजर्वेटर की तरफ जाता है तो बखोल्स रिले के बीच में लगे होने से इसके अंदर से प्लंजर पुश होता है। देखिए अगर मान लीजिए ज्यादा हीट डेवलप हो रही है, ठीक है, या ज्यादा ऑयल इस टैंक के द्वारा जा रहा है, तो होगा क्या, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये फ्लोटिंग सर्किट है हमारा। तो ये सर्किट जो नॉर्मली ओपन रहता है, देखिए एनओ से एनसी हो जाता है। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। प्रायः ये सर्किट ओपन रहता है तो आराम से ऑयल या हीट पास होके इस कंजर्वेटर में आ जाती है। लेकिन जब होता क्या है, जब हमारी हीटिंग अधिक हो रही है तो होगा क्या, ज्यादा ऑयल या ज्यादा हीट इससे गुजरेगी तो उससे क्या होगा, ये सर्किट आपस में जुड़ जाएगा। तो जैसे ही ये सर्किट आपस में जुड़ जाएगा एक अलार्म बजने लगेगा ना। उस अलार्म से हम समझ सकते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में हीटिंग ज्यादा हो रही है, तो हमें तुरंत क्या करना होता है, हमें तुरंत उस सर्किट को बंद कर और ट्रांसफार्मर को बंद करना पड़ता है ताकि हमारी वाइंडिंग जो ज्यादा गर्म हो चुकी हैं उन्हें हम ठंडा कर सके। और ट्रांसफार्मर में पहले लगे सर्किट ब्रेकर इसे बंद कर देता है। तो जैसे ही हमारा ये एनओ यानी एनओ से एनसी हुआ, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हुआ, सर्किट ब्रेकर हमारे ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा। तो बखोल्स रिले आपको समझ में आया। बखोल्स रिले क्या करता है, एक अलार्म बजाता है जो ये दिखाता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ नॉर्मल नहीं है। उससे क्या होता है, हमारा सर्किट प्रायः ट्रिप हो जाता है और बंद हो जाता है, जिससे हम अपने ट्रांसफार्मर को फूकने से बचा सकते हैं। अब देखिए हमारे ट्रांसफार्मर की कूलिंग प्रणाली क्या क्या होती है। देखिए अलग अलग रेटिंग मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होगी। छोटे ट्रांसफार्मर केवीए में दर्शाए जाते हैं और जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं एमवीए। ठीक है, तो अलग अलग ट्रांसफार्मर रेटिंग से अलग अलग कूलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपका नेचुरल एयर कूलिंग। देखिए वाइंडिंग्स करंट के बहने से लगातार गर्म होती रहती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेचुरल एयर कूलिंग। ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में यूज होती हैं ना, जो आसानी से अपनी एयर लेती हैं और अपने आप ये ठंडी हो जाती है। दूसरा है हमारा एयर ब्लास्ट कूलिंग। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े पंखों का उपयोग करते हैं। उन बड़े बड़े पंखों से क्या होता है, बाहर की हवा उस वाइंडिंग पे जाती है जो हमारी वाइंडिंग्स को ठंडा करती है। ऑयल कूलिंग के बारे में और ऑयल इमर्स कूलिंग के बारे में हमने पढ़ा है। ऑयल कूलिंग के बारे में बताया, कंजर्वेटर पे ऑयल होता है जिससे हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स में ज्यादा हीट जनरेट होती है वो हीट ऑयल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, सोख ली जाती है। ऑयल इमर्स कूलिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेन टैंक होता है ये मेनली बड़े बड़े ज्यादा एमवीए यानी ज्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं, उन्हें ऑयल इमर्स कूलिंग का उपयोग किया जाता है। पूरे उसमें ऑयल भर दिया जाता है, जिससे होता क्या है, हमारा जो भी हीट एनर्जी जनरेट हुआ उस ऑयल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ट्रांसफार्मर के कुछ सेफ्टी टिप्स है, हमने सारे इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब ट्रांसफार्मर के कुछ सेफ्टी टिप्स है, आइए हम उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। देखिए ट्रांसफार्मर बार बार चेक करें ताकि ब्रेकडाउन कम से कम हो। अर्थात ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ब्रेकडाउन कब होता है, जब मैंने आपको बताया बखोल्स रिले से अलार्म होता है और हमारा ट्रिप सर्किट उसे बंद कर देता है। तो हमें क्या करते रहना चाहिए, प्रायः ट्रांसफार्मर को थोड़े टाइम बाद चेक करते रहना चाहिए ताकि हमारा ट्रांसफार्मर में जितने भी हमारे पार्ट्स लगे हों प्रायः अपना अपना काम सुरक्षित तरीके से करते रहें।
इंस्टॉलेशन से पहले ट्रांसफार्मर को चेक करें और या ध्यान दें कि कहीं से जलने की बदबू तो नहीं आ रही है या कोई पावर केबल कनेक्टर खराब तो नहीं है। देखिए मैंने अभी कई बार आपको बता चुका हूं, ये ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिना चेक करे ट्रांसफार्मर को अपने लगा दें और थोड़े दिनों बाद क्या पाएं कि वो ट्रांसफार्मर हमारा फूक गया। उसके लिए पहले से हम अपने इंस्टॉलेशन से पहले से ही अपने ट्रांसफार्मर को एक बार प्रॉपर सारा एक चेक सिस्टम बनाना चाहिए और अपने पूरे ट्रांसफार्मर को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमारा ऑयल कंप्लीट है कि नहीं, ब्रीदर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। उसमें हम एक टेम्परेचर गॉज भी लगाते हैं, ऑयल गेज होता है, टेम्परेचर थर्मामीटर भी होता है जो हमारे ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को प्रायः बताता रहता है। ट्रांसफार्मर में काम करते समय पावर ऑफ रखें। देखिए होता क्या है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं ज्यादातर, तो ऐसा नहीं है कि जब भी हमें कभी मान लीजिए ट्रांसफार्मर पे काम करना पड़े तो हम ऑन सर्किट पे ही काम कर रहे हैं, जिससे हमारे करंट लगने का खतरा अधिक होता है। तो हम जब भी ट्रांसफार्मर पे काम करें तो अपने स्विच को बंद कर दें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात जैसे मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स पे काम कर रहे हैं, हमने सप्लाई बंद भी करी लेकिन फिर भी रेसिडुअल करंट बच जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी शूज, हाथ में ग्लव्स पहनकर ही अपने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स पे काम करना चाहिए, ताकि हम उससे निकलने वाले करंट या होने वाले खतरे को मिनिमाइज या कम से कम कर सकें। हमेशा ट्रांसफार्मर इसके कंप्लेंट यानी जो भी इक्विपमेंट्स है को सूखा रखें। ऑयल है, ऑयल बाहर ना निकले, इसके लिए प्रॉपर हमें ध्यान देना चाहिए और कोशिश ये करते रहना चाहिए कि हम अपने ट्रांसफार्मर को टाइम टू टाइम चेक करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण के सारांश के। हमने आज सबसे पहले क्या पढ़ा, अपने ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर के फिर हमने वर्किंग सिद्धांत के बारे में जाना, फिर हमने पावर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पावर ट्रांसफार्मर के प्रत्येक भाग के बारे में भी पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने पावर टैंक पढ़ा। पावर टैंक पढ़ने के बाद हमने वाइंडिंग्स के पहले हमने कोर पढ़ा, कोर्स के बाद वाइंडिंग पे, वाइंडिंग के बाद हमने टैंक के बारे में पढ़ा, टैंक के बाद हमने कंजर्वेटर के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटर के बारे में बाद हमने बखोल रिले के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने प्रॉपर कूलिंग मेथड के बारे में भी जाना। तो आई थिंक सब बच्चों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी संदर्भ मैंने आपको अभी पढ़ाया है वो पुस्तक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग धनपत राय पब्लिकेशन से लिया गया है। एक और पुस्तक का मैंने उपयोग किया है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी RN शर्मा और DP गुप्ता, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। थोड़ा सा टॉपिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर वॉल्यूम 1 एंड 2 की राष्ट्रीय अनुदेशक माध्यम निमी यानी भारत स्किल जो पब्लिकेशन है उससे मैंने कुछ पार्ट लिया है और एक साइट का उपयोग किया है। अगर आप देखना चाहें तो www.electricalforyou.com पर जाकर आप इस पूरी चीज को एक बार देख सकते हैं। तो आशा करता हूं मैंने आपको जो आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा और निकट भविष्य में आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूं। धन्यवाद।